वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, स्टार्टिंग में आपने यही चेक किया होगा कि आज 2015 के आज लेखपाल के सवालों को हम क्यों वापस फिर से बना रहे हैं। 2015 के सवालों को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अभी अभी कुछ समय बाद नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज कर दिया जाएगा और 2015 के हम क्वेश्चनों को इसलिए यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि 2015 में लेवल पेपर का क्या था, मैथमेटिक्स सेक्शन में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको जल्दी से कैसे आंसर हम कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर यूपी लेखपाल में अगर कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर बनता है तो आप उसको बड़े आसानी से बना लेंगे। और जो टाइप रहने वाला है क्वेश्चन का वो किस तरह से रहता है, क्या लेवल रहता है, आप पहले क्वेश्चन पर देख भी सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर की वीडियो आप मान सकते हैं कि मतलब पहले लेखपाल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसी लेवल को टेस्ट हम आज कर रहे हैं। और किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर करेंगे वो आपने जल्दी से चेक करना है। सही है, तो सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में ऐसी क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। पूरे मैथमेटिक्स में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक, जैसे आपका सरलीकरण, औसत, बाकी जितने भी वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। यहाँ पर यूपी लेखपाल 2015 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हीं से पूछे गए हैं। बाकी आगे भी हम उस प्रोसेस को आगे जारी रखेंगे कि जैसे एवरेज के भी कुछ पार्ट छूट चुके हैं और साथ में जैसे साझे के कुछ पार्ट छूट चुके हैं, मेंसुरेशन के कुछ पार्ट छूट चुके हैं, वो सारे हम कवर करने वाले हैं यहीं पर। बस आप लोगों ने धैर्य बना के रखना है। सही है, 10 जगह पढ़ने से बेहतर है कि आप एक जगह पर अपने उस सब्जेक्ट को पूरा कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सही है, सब लोग तैयार हैं? चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ जानकारी आप नोट कर लें। भाई वृत्त तो यही होता है ना भाई, इस तरीके से। और अगर वृत्त में हम क्या क्या जानते हैं मैं आप लोगों को बताऊं, ये क्या होती है वृत्त की परिधि। उसी तरीके से सेंटर से, केंद्र से अगर हम एक इस तरह से लाइन खींचते हैं तो वो अपने आप में क्या होती है, त्रिज्या होती है। सही है, त्रिज्या का अगर हम डबल करते हैं तो वो क्या बनेगा, व्यास बनेगा। मतलब इन कीवर्ड का हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करेंगे। अब देखो पेपर वाले ने क्या बोला कि यदि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। उसने बोला कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो इसका मतलब व्यास क्या हो गया भाई, मैंने अभी आपको बोला कि त्रिज्या का क्या होगा, डबल व्यास होगा। कहने का मतलब अगर त्रिज्या को मैंने r माना हुआ है तो कहने का मतलब जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का डबल हो जाएगा। और उसने बोल रखा है वो कितना है, 18.6 सेंटीमीटर ज्यादा है। 18.6 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है। तो वृत्त का आपने व्यास कैलकुलेट करके बताना है। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं यहां से 2r को यदि कॉमन ले लेता हूं और π-1 अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18.6। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैंने 2r को यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई को एज इट इज लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले, देखो ये हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है, पॉइंट में होता है 3.14 समथिंग, और उस तरीके से यहाँ पर पाई का मान कितना हम यहाँ पर रखने वाले हैं, 22/7। तो 22/7 यहाँ पर अगर हम रखेंगे, 22/7 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 18.6। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं तो सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और कई बार होता यह है कि आपने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर से कई बार 1-2 सवाल एज इट इज रिपीट भी हो जाता है। तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पे आगे, 2r अगर हमें आगे सॉल्व करना है इसको फर्दर, तो ये आप समझ रहे होंगे कि 2r मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या चल रहा है भाई, व्यास। जो व्यास का माप रहेगा हमारा वो रहने वाला है कितना, 18.6 × 7 डिवाइड में हो जाएगा 22 - 7। सही है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इस बात को समझिएगा। 7 इधर जाएगा तो 22 माइनस कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। तो उस तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे आगे। अब जैसे ही हमने देखा कि 22 में से अगर हम 7 को कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 18.6 × 7 डिवाइड में हो जाएगा कितना, 15। सही है, कितना हो जाने वाला है, 15 होने वाला है। और अगर 15 रहेगा तो हम यहाँ से क्लियर सी बात है, इस पॉइंट को अगर काटेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। और कहने का मतलब 3 से 5 गुना है। सही है, 3 से 5 गुना है, 3 से ये हो जाएगा कितना, 3 6, 3 का ये क्या हो चुका है, डबल। क्लियर है इतनी बात। अब जब हम इसको आगे काटेंगे तो 5 से इसको काट लेते हैं भाई, 5 एक बार, कितना बचा है, 1 बचा है, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 चौक 20।
अब जब आगे आप इसको फर्दर काटोगे तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो चुका है 16, 7 और 1 कितना हो चुका है 8। कहने का मतलब मेरे सवाल का जो आंसर आने वाला है, मतलब अगर मैं यूपी लेखपाल 2015 का अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा था तब उस समय मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए था 86.8, लेकिन ये सही जवाब नहीं हो सकता क्योंकि अभी नीचे क्या चल रहा है 10 चल रहा है, तो ये जो दशमलव है वो एक अंक के बाद खिसक जाएगा और खिसकने के बाद हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8.68। ये आपके सवाल का उत्तर था। आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, केवल जो भी बात पेपर में बोली गई थी वो हमने यहाँ पर लिख करके अपने क्वेश्चन के आंसर को कर लिया है, सही है। और जो लोग इस समय 2015 के लेखपाल के एग्जाम को क्लियर करके डिपार्टमेंट में बैठे हैं उन्होंने भी यही काम किया होगा, सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा सवाल आप स्क्रीन से आप उसको पढ़ लीजिएगा। बढ़िया सवाल आए थे 2015 के, और 2015 के एक एक सवाल को मैंने लिया है जिससे कि आपके सारे के सारे जो मन में आपका डाउट चल रहा था कि 2015 का कैसा पेपर था, आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको लगा के दे रहा हूँ वो भी क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, लिखा गया कि एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात, है ना। कहने का मतलब एक स्कूटर है, यहाँ पर लिख लिया हमने, और एक मोपेड है, इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 9 रुपये और साथ में कितना 5 रुपये। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य बताइएगा। ऐसे कई बार इतने छोटे सवाल भी, कई बार मैंने आपसे क्या कहा, छोटे सवाल भी पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे सवाल नहीं आते, वो किसी भी टॉपिक से होते हैं, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो आपका एवरेज हो या कोई भी हो। तो यहाँ से अगर देखें तो भाई मोपेड और स्कूटर की अगर मैं बात करूँ, अगर 9 रुपये का स्कूटर है और मोपेड अगर 5 रुपये का है रेशो के हिसाब से, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम देखें डिफरेंस अगर इसका करें तो हमारे हिसाब से जो स्कूटर है वो मोपेड से कितना ज़्यादा अधिक है, यहाँ से 4 अधिक है। लेकिन पेपर वाले ने बोला 4 नहीं है, 4 का मान कितना दे रखा है 4200 दे रखा है। और अगर ये 4200 दे रखा है तो हम यहाँ से ये चेक करते हैं, अगर पेपर वाला भी बोलता है कि 4 रुपये अधिक है तो आप तुरंत कह देते 5 रुपये मोपेड का मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 4200 रुपये अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका रिलेशन बनाएंगे। ये कितनी बार जाएगा भाई 10 बार, सही है, क्योंकि 4 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उस तरीके से कितना हो जाएगा 1050 गुने का रिलेशन बनेगा। और जैसे ही 1050 गुने का रिलेशन बना, अब पेपर वाला आपसे कुछ भी पूछ ले, पेपर में यदि ये पूछता है कि स्कूटर का मूल्य बताइएगा तो आप यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 1050 से करके आंसर कर देंगे। लेकिन पूछा गया था बताइएगा मोपेड का मूल्य, तो मोपेड का मूल्य का मतलब 105 की मल्टीप्लाई हम किस में करने वाले हैं भाई, 5 में करने वाले हैं। तो हमारे सवाल का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो चुका है 5250 रुपये, 5250 रुपये। आप यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं अगर आप नोट्स में अपने ऐड करते जा रहे हैं इन सवालों को कि 2015 के लेखपाल के पेपर में क्या क्या पूछे गए थे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन जल्दी से। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोपेड का मूल्य कितना रहने वाला है 5250। ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे छोटे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो बड़े आसानी से आप उनको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरे नंबर के सवाल में क्या है, सारे के सवाल बढ़िया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सवाल में बोला गया, फिर से अनुपात और समानुपात पर जोर दिया यूपी लेखपाल के पेपर में, और उसमें ये सवाल बोला गया कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है। मुझे संख्या तो पता ही नहीं थी, लेकिन उसने बोला कि प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का जो योगफल है वो कितना है 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो बताइएगा तीसरी संख्या क्या है। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये कोई एक पेपर में नहीं कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुपात और समानुपात की एप्लीकेशन है। क्या क्या बोला गया, अगर मैं प्रथम संख्या यहाँ पर लिखता हूं तो द्वितीय संख्या मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी और तृतीय संख्या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सही है। उसने बोला कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का जो अनुपात है ना भाई वो 2:3 है। मैंने कहा ठीक है। आगे उसने बोला कि द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का अनुपात कितना है 5:8। हमने ऐसा लिख लिया। याद होगा अनुपात और समानुपात में जो प्लेलिस्ट में पहले से चीजें मौजूद हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो मैंने काफी क्वेश्चन इस तरह से कराए भी हैं। और याद आप लोगों को होगा, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि पूरे क्वेश्चन में एक वेरिएबल के पास या एक अल्फाबेट के पास एक मान होगा। यहाँ पर एक के पास एक था, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले के पास 2 कैसे हो गए, या तो 5 ही होना चाहिए था या 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं। बराबर करने के 2 तरीके, या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, या फिर यहाँ पर देखो जगह खाली है 3
के बगल में खाली थी तो हमने 3 लिख दिया। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर रखा है, आप आसानी से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख सकते हैं। सही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, प्रथम संख्या हमारे पास रेशो से आई है, अभी रेशो से कितनी आ चुकी है 10, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि हम रेशो से संख्याओं का योग करते हैं तो संख्याओं का योग हमें कितना मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई 9, और यहाँ से अगर देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। हमारे हिसाब से योग कितना हो चुका है 49। पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये देखा था, हमारे हिसाब से योग कुछ और होता है लेकिन पेपर वाला कुछ और देता है। अगर योग कहता कि वो 49 ही है तो हमारे हिसाब से 49 अगर योग होता तो तृतीय संख्या कितनी हो जाती 24, लेकिन पेपर वाले ने बोला कि आप अगर संख्याओं का योगफल 300 कितना है 92 है, सवाल में लिखा हुआ है 392 है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे ये कितने गुना है, और अगर हम यहाँ से देखें कितने गुना है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 8 गुना है इसका। सही है, 9 8 72, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। इतना जल्दी आप इसको फास्ट कैलकुलेट करके देख लेंगे। 8 गुने का रिलेशन बना तो इसका मतलब हम यहाँ पर बता देते हैं तीसरी संख्या जो हमसे पूछी गई थी, तीसरी संख्या। आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है भाई, अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो वीडियो देख ही नहीं रहे हो पता नहीं क्यों, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें महसूस होंगी कि जो चीज़ हम पढ़ के जाते हैं वही पेपर में पूछा जाता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा लास्ट में कितना आ जाएगा 2। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ये मेरे सवाल का आंसर है 192। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए कौन सा हो चुका है, बी। अगर सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो सॉल्यूशन को नोट करें और अगले सवाल की ओर बढ़ें। सही है, सॉल्यूशन आप नोट करने के लिए वीडियो को रोक दें, सॉल्यूशन पूरा नोट कर लें और उसके बाद अगले सवाल को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी क्या जानकारी थी मैं एक बार बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 किसका सवाल है, मेंसुरेशन का। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का दिया, तो इसका मतलब पेपर वाला ये लेखपाल के पेपर में मेंसुरेशन पर ज़्यादा गौर कर रहा है, और ज़्यादा अगर जोर दे रहा है तो हम क्या करेंगे मेंसुरेशन को पढ़ लेते हैं। और मेंसुरेशन की पहले से वीडियो मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोगों को त्रिभुज भी बता रखा है, वर्ग भी बता रखा है, आयत भी बता रखा है, अब ये देखना तो आपका काम है। सही है, लिखा गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत है, मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक खेत त्रिभुजाकार, इस तरह से हमने बना लिया। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं आपस में मिली होती हैं इस तरीके से। अब पेपर में बोला गया कि एक त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप, परिमाप क्या होता है, अगर आप बी से चल रहे हैं, बाउंड्री लाइन बी से चल रहे हैं, सी पर पहुंचेंगे, ए पर पहुंचेंगे, फिर वापस किस पर आने वाले हैं आप, बी पर आने, ये होता है परिमाप। अब इस त्रिभुज का नाम नहीं बोला गया, त्रिभुज बेसिकली होते कितने हैं वो सारी जानकारी आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस तरह के त्रिभुज में से उसने बोला नहीं कि त्रिभुज का नाम क्या है, लेकिन उसने बोल दिया कि परिमाप दे रखा है आपको कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी जानकारी दी गई है उसको आप तुरंत लिख लें। परिमाप कितना, बिल्कुल आसानी से सारी बातें आप सब समझ पाएंगे, बस जितनी चीज़ें पेपर वाला बोलता है उतनी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। परिमाप दे रखा है कितना 540, मैंने कहा भाई ठीक है। उसने बोला और दूसरी और इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना 5 12 13। अगर आप लोगों को 5 12 13 अगर आप लोगों को मालूम है, सही है, अगर आप शुरुआत से हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन 2D में यही बताया कि अगर यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, तो ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। और पाइथागोरन ट्रिपलेट में कम से कम 7 बताता हूँ और इन 7 पर ही क्वेश्चन आते हैं। आ गया ना क्वेश्चन लेखपाल में। तो कहने का मतलब अभी तक अगर हम देखें ये रेशो के हिसाब से, देखो पॉइंट क्या रेशो का चिन्ह लगा रखा है, तो किसका मतलब 13 12 और 5, और 13 12 5 का मतलब ये हो चुका है कि परिमाप की अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से जो परिमाप आ रहा है ना भाई, मेरे हिसाब से परिमाप आ रहा है 13 यहाँ पर लिखा हुआ है और 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 12 25 और 5 कितना 30 हमारे हिसाब से परिमाप है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा था पेपर वाले ने 540। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं भाई ये कितने गुने का रिलेशन है, और अगर ये कितने गुने का रिलेशन है तो हम यहाँ से देखेंगे 3 से एक बार जाएगा और ये हो जाएगा भैया 18 तिया कितना होता है 54। सही, 18 गुने का रिलेशन बना है। अब यहाँ से मतलब अगर आपसे केवल पेपर में यही सवाल पूछा जाता, कई सवाल पूछे भी जाते हैं कि बताइएगा इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो आप तुरंत कह देते कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। सही है, समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होती है, वही जो आपने कहाँ पर पढ़ी थी 10वीं क्लास में, 7वीं 8वीं क्लास में, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, याद होगा उसी तरीके से। सही है, तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, आप समझ तो चुके हैं कि त्रिभुज क्या कौन सा बन चुका है, समकोण त्रिभुज। अब मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास जो साइडें बन चुकी है ना भाई 13 × 18 बन चुकी है, इधर बन चुकी 12 × 18 और इधर कितनी बन चुकी है 5 × 18। सही है, ये भुजाएं हो चुकी हैं इस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। और जैसे ही भुजाएं हुई तो पेपर वाले ने पूछा, क्या पूछा हमसे कि क्षेत्रफल बताइए। अब समकोण त्रिभुज हो या
कोई भी त्रिभुज हो जिसका आधार आपको पता हो और साथ में ऊंचाई पता हो, तो हमेशा फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहीं पर लगा देते हैं, 1/2 आधार कितना है 5 × 18 और ऊंचाई कितनी है 12 × 18। अगर इसमें हम 9 से विभाजित, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कई बार मैं आप लोगों को ये बात बताता हूं कि अगर 18 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। पहले ऑप्शन को अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो 9 से कटने वाली संख्या नहीं है, अगले ऑप्शन को हम चेक करें तो वो 9 से कटने वाली है, तीसरे ऑप्शन को चेक करें तो वो 9 से कट रही है, और लास्ट ऑप्शन को भी चेक करें तो वो 9 से कट रही है। मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर 9 से कटने वाली संख्याएं हैं। अब देखो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई 9 पंजे कितना हो चुका है 45, मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 20 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 240 मल्टीप्लाई कितना 45। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट में अगर कैलकुलेट करोगे, अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए 40 मान लेता हूँ, तो 24 चौक कितना होता है 9600, मतलब 9600 से मेरा सवाल का आंसर कम आएगा ज़्यादा। पहली बात तो ज़्यादा आने वाला है, और ज़्यादा अगर आने वाला है तो इसका मतलब 9600 से ज़्यादा वाला केवल एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है 9720। ये होते हैं अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके, मल्टीपल वाले तरीके, मतलब कई सारे तरीके हैं जो आपने काम करने हैं। अगर यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं 18 पंजे 90 ना लिख करके या 12 की मल्टीप्लाई 18 नहीं कर सकता, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि अगर 100 बच्चों में से 20 बच्चे अगर ये सारे मेथड जानते हैं तो इसका मतलब स्पीड तो उनकी ज़्यादा होती है ना। और आप लोगों को भी मालूम है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने गए थे तो 80 स्टूडेंट्स का क्या होता है, माइंड यहीं पर काम करता है। थोड़ा सा आपने अलग सोचना है जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। वही हमने सोचा, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया, एक ऑप्शन आपका बन चुका था, 2 मल्टीपल होने के साथ भी 9 का। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, 5वें सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको भी आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर देने से पहले, और अगर अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बार इस पूरी वीडियो को आप देख कर जरूर जाना जब आप यूपी लेखपाल का पेपर देने जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी लेखपाल में मेंसुरेशन आती है, यूपी पुलिस एसआई में नहीं आती, सब जगह आती है, सभी देखिए वीडियो। सही है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 नंबर के सवाल में बोला गया कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है भाई, HCF। तो इसका मतलब मैं से आपको दे रखा है, मैं से कितना दे रखा है 12, और आपको लासा दे रखा है कितना, क्वेश्चन में मेंशन है ऐसा कितना 2448। सही है, उसने बोला यदि संख्याओं का अंतर, मतलब 2 जो संख्याएं हैं उनका अंतर आपको दे रखा है कितना 60, ऐसा बोला गया। तो बोला गया कि बताइएगा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर वाला अगर पूछता है तो सीधी सी बात है आने वाले टाइम में भी आपसे अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे, ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी लेखपाल ही देने जाओगे, अभी रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम आप उसमें भी देने जाओगे इस पेपर को, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो देखो सवाल में क्या है, संख्याएं नहीं दे रखी है, ना तो प्रथम दी है ना द्वितीय दी है। बोला गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 60 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो मैं से है वो कितना है 12 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का लय से कितना है 2448 है। आप क्या बताइएगा, दोनों संख्याओं का योग बताइएगा। और यदि हमें दोनों संख्याओं का यदि हमें योग बताना है तो ध्यान देंगे हम क्या करने वाले हैं, आपने ये फॉर्मूला तो जनरली पढ़ा ही होगा। सही है, a+b²। सही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, a-b² + 4ab। सही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है भाई, ये तो बच्चों को मालूम है ना, a² + b² + 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a+b² का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, और वो क्या होता है, a-b² + 4ab। तो देखो मैंने वही यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैंने a भी मान लिया तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट को मुझे यहाँ पर a भी मान लेना चाहिए, जिससे कि आगे जाके कोई भी हमें परेशानी ना हो। अगर एक बार बताओ, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, पहले तो ये बात समझिएगा, क्योंकि a-b मेरे पास है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर मेरे पास है, और साथ में दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मेरे पास है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, एक आपने क्या पढ़ा होगा कि प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF इंटू क्या LCM। इसको भी आप नोट कर लें, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है HCF और LCM। तो यही मतलब प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल वही होता है कि HCF और LCM की आप गुणा कर दें, या HCF और LCM की गुणा करके वही मिलता है जो आप प्रथम और द्वितीय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही मेरा काम है। तो मतलब a भी मेरे पास है पहले से, है ना, ये 12 हो चुका, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आगे। तो अब मैं इसका क्या काम करता हूँ, देखो a+b का, अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखें, a-b² + 4ab। जब मैंने यहाँ से क्या काम किया, उधर से स्क्वायर मैंने हटाया, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा। अब a-b कितना है आपके पास 60 है, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3600 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4ab का मान कितना है 12 इंटू कितना, ये हो जाएगा कितना 2448। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है।
बस जिसने इसको सॉल्व कर लिया वो अपने सवाल को आंसर कर लेगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। अब हमें इसको मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, सही है। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर नहीं आएगा। मैं इसको हटा दूँ, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। बस हमारा अब मेन काम क्या रह चुका है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। कहने का मतलब 3600 में मुझे ये जोड़ देना है। और ये कैसे जुड़ेगा, देखो 2 4 4 8 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, 12 चौक 48 से, सही है। ये मुझे मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। अगर मैं इस मल्टीप्लाई को नहीं करूँगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं आ पाएगा। मल्टीप्लिकेशन के भी तरीके आप लोगों को मालूम है, सही है। अब देखो मैं बता भी देता हूँ वो क्या मल्टीप्लिकेशन का तरीका था, एक बार देख लें, क्योंकि पेपर में ज़रूरत पड़ती जाती है उन चीज़ों की, सही है। इस तरीके से हमने इसको बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के लिए बाद ही हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो 4 का डबल कितना हो चुका है, 8, 0 8 लिखेंगे। 4 चौक 16, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं ये चीज़ें। 4 चौक कितना हो चुका है 16, 8 चौक कितना हो चुका है 32। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, सही है। ये कितना हो चुका है भाई 32, ये कितना हो चुका है 8 चौक 32, ये हो चुका है कितना 16, सही है। 8 चौक कितना हो चुका है फिर से 32, और ये कितना हो चुका है 8 8 कितना 64। क्लियर है इतनी बात। तो मेरे कहने का मतलब फाइनल आंसर जो आ रहा है 4 आ रहा है। 6 और 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1 बचा आपका। 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो चुका है 15, सही है। कितना बचा फिर से 1 बचा। 6 और 3 9 और 1 10, 10 ये एक कहाँ से है जो अभी तक बचा था। 10 और 7 कितना हो चुका है 17, 1 बचा फिर से। 8 और 1 9 और 1 10 और 1 कितना हो चुका है 11। ये आपका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ चुका है, सही है। अब जैसे ही आप किसमें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितना था, ये 04 था। तो कहने का मतलब अगर आप इसको 3600 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कितना 4 0 6 5 कितना हो जाएगा 11, 7 3 10 और 11, ये कितना हो जाएगा 2। मतलब इस तरीके से नंबर बन चुका है। तो कहने का मतलब मैं इसको अब हटा देता हूँ, सही है। इतना देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और इसको आपने देखना है। इसका मुझे स्क्वायर रूट बताना है। क्यों ही बताना है स्क्वायर रूट, क्योंकि आप लोगों को पता है ये किस में चल रहा है, स्क्वायर रूट में चल रहा है। तो आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 121,104, इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते थे। किसी भी संख्या का कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, याद होगा आप लोगों को लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। मतलब जो भी संख्या यहाँ पर आने वाली है, जो भी संख्या यहाँ पर आएगी उसके अंतिम में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब एक बार जरा ऑप्शन को टेस्ट करो, क्या कहीं पर 2 है, क्या कहीं पर नहीं है। 8 है तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में 8 लिखा हुआ और ऑप्शन नंबर सी में 8 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 आंसर वैलिड हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद आप लोगों को ध्यान भी होगा कि हम क्या करते थे, यहाँ पर हम इस तरह से पेयर बनाते थे, दो के पेयर। तो इसका मतलब हम इसका हिसाब कर चुके हैं। ये कितना लिखा हुआ 1200 के लगभग भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई 30 से करूँगा, मतलब ये कितना हो चुका है 900 से, तो आंसर ज़्यादा ही आएगा। और ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा कितना 8 रहेगा। ये तो फाइनल आप लोगों को मालूम हो चुका है क्योंकि ऑप्शन ऐसा अलाउ कर रहा है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि 30 से संख्या बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 30 से बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन को एक बार टेस्ट करें, क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन बच चुके थे। एक तो बन चुका था कौन सा 248 और एक बन चुका था कितना 348। तो 248 तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 से वो कम है। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो चुका है 348। ऐसा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को बनाया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, आप इसको जल्दी से डायरी में नोट कर लीजिएगा इसके सॉल्यूशन को वीडियो पोस्ट करने के बाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में ये दिया गया कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, तो इसका मतलब 3 4 5 आ चुका है। तो क्लियर हो गया होगा ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। अगर आपने मेंसुरेशन क्लियर कर रखी है तब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये 3 है तो ये 4 है, तो कितना हो चुका है 5 हो चुका है। और 3 4 5 के रेशो में क्या चलता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट चलते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल की जाती है। उसने पेपर में बोला कि यदि उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर तो त्रिभुज का परिमाप बताइएगा। मतलब हमें क्या बताना है, हमें परिमाप बताना है। इस तरीके से हमें परिमाप बताना है कि परिमाप कितना रहने वाला है। जबकि उसने क्या बोला कि क्षेत्रफल, जबकि हमारे हिसाब से सॉरी क्षेत्रफल क्या बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, दे रखा है कितना 216। मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि ये भुजाएं एग्जैक्ट भुजाएं नहीं थी, ये रेशो में थी, तो इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा। ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 6 से इसको काट लें 216 को, और अगर 6 से इसको काटेंगे, सही है, तो कितना जाएगा 6 से हो जाएगा 6 3 18 6 6 36, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो एक्स का मान कितना आ चुका है 6। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब पेपर में आपसे क्या पूछा गया, परिमाप। तो मैं अभी अपने हिसाब से परिमाप देख लेता हूँ। भाई मेरे हिसाब से परिमाप है क्या, 5 4 9 3 कितना 12, लेकिन 12 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी पड़ेगी। 12 6 कितना हो जाएगा 72। ये आपके सवाल का आंसर है।
मल्टीप्लाई मैंने 6 से क्यों की, क्योंकि ये भुजाएं जो भुजाएं दे रखी थी वो अनुपात में थी, जबकि हमारी जो एग्जैक्ट भुजाएं हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, सही है, उस तरीके से, और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे क्योंकि 6 गुने का रिलेशन बना है, सही है। तो ये सवाल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यूपी लेखपाल में पूछा गया सवाल था, ठीक है, आसान सवाल था मेंसुरेशन का, आसानी से आपने इसको बना लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहानी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, सही है, कितना दे रखा है 520, और उनका महत्तम समावर्तक दे रखा है कितना 25, कितना है 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या बताइएगा। देखो किस तरह से आंसर करेंगे, जो जो क्वेश्चन में जानकारी दी गई है हम उसको लिख लेते हैं। उसने बोला कि जो दो संख्याओं का जो लैसे है ना भाई, वो दे रखा है कितना 520, लिख लिया हमने, और उनका जो मैसे है वो दे रखा है कितना 4 है, और इसमें बोला गया कि जो प्रथम संख्या है वो आपको दे रखी है कितनी 52 है। तो द्वितीय संख्या आपने बतानी है, क्या बतानी है, द्वितीय संख्या। और अगर हमें द्वितीय संख्या बतानी है तो याद होगा आप लोगों को, हमने काफ़ी क्वेश्चन बनाए थे इस टाइप पर भी, जब आपके पास द्वितीय संख्या प्रथम पूछनी हो या प्रथम संख्या पूछनी हो, हमेशा एक फॉर्मूला काम आता है कि कौन सा, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा क्या होता है LCM। बस ये छोटी सी बात है और इस पर काफ़ी सवाल आप पूछे जाते हैं, बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो जो आपको दे रखा है उसको आप लिख लेते हैं, ठीक है। HCF कितना है भाई 4 है, HCF मतलब मैस है, और LCM मतलब लेस है, सही है। 4 दे रखा है, LCM कितना दे रखा है 520, प्रथम संख्या कितनी है 52 है, द्वितीय संख्या मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। अब जरा इस बात को ध्यान देंगे सबके सब, आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, मेरे पास HCF कितना आ चुका है 4, और मेरे पास लैसे कितना था 520, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 52 की ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 4 गुणा 520 बन जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन को चेक करें, लेकिन ऑप्शन को आपने अगर टेस्ट किया तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम देखें भाई ये 52 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 तो इधर कम हो गया, तो 0 यहाँ पर आ गया, और इधर 4 नहीं है, तो इसका मतलब 40 मेरे सवाल का आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर जल्दी से कर सकते थे। या फिर ऑप्शन में ये देख लेते आप कि यहाँ पर देखें तो 8 बन रहा है, तो इसका मतलब 8 यहाँ पर कहाँ से बनेगा, वो केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलता, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो बड़े आसानी से आप इनको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी बात गलत नहीं है, सारी बातें वेरीफाई हैं, आप क्वेश्चन को जल्दी से देख सकते हैं। अगले, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, और उसके एक विकर्ण की माप 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखो कितना घटिया सवाल है भाई, समचतुर्भुज की आकृति किस तरह से होती है, इसी तरीके से होती है, सही है, और सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं इसमें। यहाँ पर याद होगा मैं कहता था कि ये M पॉइंट है, M पॉइंट क्या करता है, इस पूरे के पूरे विकर्ण को बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन इतना कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि क्षेत्रफल जो दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से क्षेत्रफल क्या होता है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, वो दे रखा है कितना भाई, कितना दे रखा है 500। क्षेत्रफल आपको दे रखा था 500, मैंने लिख दिया क्षेत्रफल 500 है। उसने बोला कि एक विकर्ण का माप आपको दे रखा है कितना 25, और दूसरे विकर्ण का माप आप बताइएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि नहीं। ऐसा आसान सवाल भी आपसे देखो पूछा गया, 25 का क्या है डबल है, तो इसका मतलब 20 का डबल कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे D2 का मान, मतलब दूसरे विकर्ण का मान बताना था, वो कितना आ चुका है 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है आपका, सी हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। बस ये तो वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बना के दी जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई यूपी लेखपाल में ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चल रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला गया, बोला गया कि किसी कक्षा के अंदर 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, लिख देते हैं सबसे पहले जो जानकारी है, 15 विद्यार्थियों की, 15 स्टूडेंट की जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है, एवरेज आपको दे रखी है कितनी 15 वर्ष है। इसमें से मतलब 5 की दे रखी है कितनी, 5 स्टूडेंट की कितनी है भाई, 5 स्टूडेंट की दे रखी है 14 वर्ष, और अन्य 9 स्टूडेंट की दे रखी है कितनी 16 वर्ष। 15वें विद्यार्थी की आयु बतानी है। तो जब ऐसा सवाल आता है ना, तो देखो इसका तरीका क्या होता है। तरीका आपका वही है कि आप एक बात बताएं, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे क्या कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे क्या कुल संख्या। तो इसी तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर एवरेज दे रखा है, साथ में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, संख्याओं का योग। तो कहने का मतलब 15 × 15 -5 × 14
प्लस 9 इंटू 16। बस एक लाइन पर जाकर के आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब ये कैसे मालूम चला मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसका मतलब कुल संख्या हमारे पास कितनी थी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 15, और औसत कितना दे रखा था 15, तो इसलिए देखो मल्टीप्लाई हुआ आपस में और संख्याओं का योग मिल चुका है। और हम ये बता सकते हैं कि भाई 15 लोगों की, ये 15 इंटू 15 क्या आ चुका है, 15 लोगों की आयु आ चुकी है, आयु का योगफल आ चुका है 15 गुणा 15। यहाँ पर 5 लड़कों की मल्टीप्लाई अगर हमने 14 से करी तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 5 लड़कों की आयु का योग आ चुका है। उसी तरीके से 9 लड़कों की आयु का योग आ चुका है। 9 5 कितना हो चुका है, 14। तो इसका मतलब 15 में से 14 कम करेंगे तो सीधी सी बात हमें 15 विद्यार्थी की आयु पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी एक बार ध्यान से देखते हैं। 10 देखने से पता चल रहा है कि ये सवाल किसका है, ये किसका सवाल है, आप लोगों को मालूम होगा। साझे का क्वेश्चन और साझा पार्टनरशिप का वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। साझे में बोला गया कि सुरेश तथा संदीप एक व्यापार में साझेदार हैं। तुरंत दोनों के नाम को लिख लेते हैं। पहला कौन है भाई, सुरेश, और दूसरा कौन है, संदीप। एक व्यापार में ये अपनी पूंजी लगाते हैं, मतलब कोई पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया है, 5,000 रुपये लगाए हैं सुरेश ने, जबकि 6,000 रुपये लगाए हैं संदीप ने। और समय की अगर बात करें तो समय कितने वर्ष का है, सुरेश ने ये पैसा लगाया है, क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है 5 वर्ष के, 5 माह के लिए, जबकि संदीप ने कितने माह के लिए लगाया है, 6 माह के लिए लगाया है। याद होगा साझेदारी में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे के पूरे साझेदारी में केवल एक फॉर्मूला काम करता है, वो क्या, धनराशि की गुणा यदि आप समय से कर दें तो क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब लाभ जो मिलेगा, धनराशि की गुणा मुझे समय से, धनराशि की गुणा मुझे समय से करनी पड़ेगी। तो मैं 000 से 000 कैंसिल कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा भाई, 25, ये कितना हो जाएगा, 36, और 36 और 25 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 और 2 कितना हो चुका है, 5 और 1 6। जबकि अब इस बात को समझें, मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं। सुरेश ने 5,000 रुपये लगाए, संदीप ने 6,000 रुपये लगाए। उसने लगाए थे 5 माह के लिए, संदीप ने लगाए थे 6 माह के लिए। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, और जो कि किताबों में भी यही बात लिखी है कि धनराशि की गुणा यदि समय से कर दी जाए तो क्या बनता है, लाभ बनता है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल आता है, अब वीडियो देखना बंद मत कर देना, सारी की सारी चीज़ें आप समझना। मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ नहीं है मैथमेटिक्स, बस मैथमेटिक्स को फील करना है आपने। एक बार अगर आप लोगों को इस ट्रैक पर आने के लिए टाइम लग रहा है तो सीधी सी बात, आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस आपको अच्छी हो चुकी तो फिर सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सही है, सारा मेन जो टारगेट है आपका प्रैक्टिस का है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को आसान लगेगा। तो लाभ अगर मैं देखूँ, अगर 61 रुपये का लाभ हुआ था, 61 रुपये का लाभ हुआ होता तो सुरेश को मिलते 25 रुपये, जबकि संदीप को मिलते कितने, 36 रुपये। लेकिन पेपर वाले ने बोला लाभ 61 रुपये का नहीं है, लाभ कितने का है, 610 का है। यूपी लेखपाल ने बोला गया था कि लाभ कितने रुपए का है, 610 का। तो इसका मतलब ये 10 गुना है। तो हमसे क्या पूछा गया था, संदीप का क्या बताइएगा, लाभ बताइएगा। संदीप का लाभ हमसे अगर पूछा गया तो हम 10 की मल्टीप्लाई 36 से करके आंसर कितना कह देंगे, 360 रुपये। आप तुरंत कह देना संदीप को 360 रुपये उस व्यापार में लाभ के मिले थे। ये आपके सवाल का आंसर हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 में सरलीकरण का देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसा क्वेश्चन दिया सबसे पहले उसको बना लेते हैं। 15612 प्लस 154 उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इस तरीके से, मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसा क्वेश्चन में दिया गया का मान बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन को आसान करने का क्लासरूम में आपने चीज़ें सीखी थी। किस तरह से करते हैं, लास्ट से आपने देखना है कि लास्ट में अगर कोई संख्या आपको क्या मिल रही है, स्क्वायर रूट में नहीं है, तो आप सबसे पहले ये टेस्ट करें कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई है वो अपने आप में किसी का वर्ग है, वर्गमूल है क्या, बिल्कुल है। किसका है, 15 का। तो 15, इसका मतलब ये फिगर आपने सोल्व कर लिया, तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 15। 15 इसमें ऐड कर दीजिएगा तुरंत, क्योंकि ये प्लस था ना, इसीलिए। माइनस होता तो माइनस कर देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो जाएगा, अब 169। देखो अब क्वेश्चन केवल इतना सा रह चुका, मतलब इस प्लस को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, इतने पार्ट को देखिएगा। ये कितना बन चुका है, 169, जबकि ये किसका होता है, 13 का। सही है, कहने का मतलब मैं सारी की सारी इधर की कैलकुलेशन हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +13। ठीक है, तब आगे हमने इसको अगर ऐड कर लिया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 5। ये कितना हो जाएगा, 2 6 5 और उसके बाद कितना 1। अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। और आंसर यदि होगा तो ध्यान दो, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 115, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कितना, 125, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कितना, 99, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कितना, 110।
स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का हर तरीका आप लोगों को मालूम है, याद होगा मैंने आपको बताया था। लास्ट में अगर 5 है तो कहने का मतलब लास्ट में तो 5 ही आएगा, मतलब जो भी स्क्वायर रूट आप लेकर आओगे तो उसका तो लास्ट में 5 ही आने वाला है ना भाई। और अगर 5 आएगा तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो चुके हैं, लास्ट में 5 नहीं था इसलिए। अब 2 ऑप्शन आपके वैलिड हैं, अब आपके 2 ऑप्शन वैलिड हैं। एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेशन अगर इस्तेमाल करता हूँ तो बोलो कितना हो जाएगा 14400। इससे तो संख्याएं बड़ी है तो इसका मतलब छोटा तो आंसर होगा नहीं, बड़ा आंसर आ चुका है। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ऐसे सवालों को इस तरह से आप जल्दी से बनाएंगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। 12वें नंबर के सवाल में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि औसत बताइएगा। औसत और बताना कैसे है, लिखा हुआ है कि n+1 n+2 n+3 ये इस तरह से संख्याएं चल रही हैं, n+4 n+5 का औसत बताइएगा। तो औसत देखो हम क्या करेंगे, औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। औसत होता है हमारा संख्याओं का योग, और यदि मैं सब संख्याओं का योग करूंगा तो इसका मतलब n+n+n+n+n+n सबको ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई 6n प्लस, अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 3 12, 12 और 2 14 और ये कितना हो चुका है 15। डिवाइड में संख्याएं कितनी थी 6, कैसे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। सही है, यूपी लेखपाल में पूछा गया सवाल है। तो कहने का मतलब एवरेज हमारा आ चुका है 6n+15y कितना 6 मेरे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो कोई था नहीं ऐसा। अब इसको कैसे आगे फर्दर देखो सॉल्व करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 3 अगर बाहर करते हैं तो 3 का डबल हो चुका है, n प्लस कितना 3 पंजे 15 बटे कितना 6, ये 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार। और अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे आप 2 से 2 डिवाइड करोगे तो इसका मतलब n+5/2, n+5/2 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है डी। सही है, ये आपके सवाल का आंसर था। इस तरह से आप एवरेज का बस वही कंसेप्ट है कि संख्याओं का योग बटे क्या कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिखा हुआ है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को पर 25% बढ़ाकर अंकित करता है, मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइएगा। अब लाभ प्रतिशत बताना तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा ये सवाल किसका है, किस टॉपिक का है, बट्टे का है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आप यहाँ पर 3 चीज़ें लिखें, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और साथ में क्या अंकित मूल्य। सही है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। मैंने आपको लाभ हानि में ये भी बता रखा है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। बट्टे की गणना हमेशा किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो ये चीज़ें अगर हमें मालूम है तो फिर क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि उसने 25% अधिक अंकित किया। 25% अधिक का मतलब ये हो गया कि 4 रुपये का सामान कितने रुपये का अंकित हो गया, 5 रुपये का। अब ये 4 5 कहाँ से आया, क्योंकि 25% को अगर आप आगे फर्दर सोल्व करोगे तो इसका मतलब 25 गुणा कितना हो जाएगा परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। आगे इसको फर्दर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है। ऐसा करने के बाद तो इसका मतलब 4 रुपये का सामान अगर आप एक्स्ट्रा अंकित करें तो जितनी संख्या ऊपर लिखी गई है, जैसे यहाँ पर 1 है तो आप 4 में 1 जोड़ करके कितना कह दोगे, 5 कह दोगे। अगली बात पर बोलें, उसने बोला कि 4% की छूट भी दी गई। अगर 4% की छूट दी गई है तो इसका मतलब 4/100। सही है, कितना हो चुका है 1/25। तो इसका मतलब 25 रुपये का यदि सामान था तो 1 रुपये की छूट दे करके वो कितने का जा चुका है, 24 का। सवाल फिर से किसका बन चुका है, अनुपात और समानुपात का बन चुका है। क्यों, एक वेरिएबल के पास एक मान होना चाहिए। यहाँ पर MRP के 2 कैसे हो गए, तो इसका मतलब इसको बराबर कर लेते हैं। कैसे, अगर ये 25 है तो इसको भी 25 बना लेते हैं, 5 5 25 हो गई बराबर। तो इसका मतलब उसी पंक्ति में मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, क्रय मूल्य हो चुका है कितना 20 रुपये, विक्रय मूल्य हो चुका है 24 रुपये और अंकित मूल्य कितना हो चुका है 25 रुपये। सवाल में पूछा गया था प्रतिशत लाभ बताइएगा। तो इसका मतलब 20 रुपये का सामान 24 रुपये का आप बेच रहे हो, 20 रुपये का सामान आप 24 रुपये का बेच रहे हो, SP मतलब विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब 4 रुपये का लाभ हो रहा है, 20 रुपये के ऊपर गुणा कितना हो जाएगा 100। जब हम इसको काटेंगे तो 4 का 5 गुना है तो इसका मतलब 5 चौक कितना हो चुका है 20% लाभ। सही है, 20% क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। 14वें नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा गया, यूपी लेखपाल में 14वें नंबर के सवाल में ऐसा क्या दिया हुआ था उसको भी एक बार देख लेते हैं। यदि आंकड़ों के एक समूह का माध्य और एक विचलन गुणांक क्रम से 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन बताइएगा। आंकड़ों के समूह का मानक विचलन, इस पर देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्लासरूम में भी बताया था। चाहे वो आपका माध्य हो, मोड निकालना कैलकुलेट करना हो, हमें मीडियन कैलकुलेट करनी हो। सही है, तो हम किस तरह से एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा था कि गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है विचलन डिवाइड में कितना, विचलन
डिवाइड में कितना माध्य है। बस अब जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, माध्य आपको दे रखा है कितना, समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक, तो इसका मतलब गुणांक दे रखा है 10, सही है, नहीं 5 दे रखा है, और विचलन हमसे पूछा गया, माध्य कितना दे रखा है भाई 10 दे रखा है। जो जहाँ पर वैल्यू दे रखी थी उसको हमने लिख लिया, तो इसका मतलब विचलन का मान कैलकुलेट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये आपके सवाल का आंसर था। ये भी सवाल आपका यूपी लेखपाल में पूछा गया था। 50 ऑप्शन कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं 15वें नंबर के सवाल में। 15वें नंबर के सवाल में देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। हर क्लास में इन सवालों को मैं बनाता हूँ जब 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 आप क्लासरूम में होते हो। ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है भाई, सही है। अब ये अलजेब्रा की बेसिक एप्लीकेशन है। अब लेखपाल में पूछेगी तो देखो किस तरह से आंसर करेंगे। अगर ये मान दे रखा है तो यहाँ से मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्या कि आप यहाँ से दो मान कैलकुलेट कर सकते हैं, x + 1/x और x - 1/x। लेकिन इन मानों को कैलकुलेट करके कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, सही है। अगर ये मान पूछा जाता तो आंसर जल्दी हो जाता, ये मान को पूछा जाता तो आंसर जल्दी हो जाता। हमको तो ये पूछा गया, और अगर ये पूछा गया तो 23 का हम वर्ग कर लेते हैं, और 23 का वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई 529, और 529 में से 2 कम कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 527। ये आपके सवाल का आंसर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ये एप्लीकेशन बड़े ध्यानपूर्वक जानते हैं कि किस तरह से a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस कितना 2ab, सही है। अब इतना फास्ट हम आंसर करते हैं, सही है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इस पर काफ़ी प्रैक्टिस हम लोगों ने बनाई हुई है और हम क्लासरूम में भी इस पर मेहनत करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप x + 1/x में जाएंगे तो यहाँ से 2 कम कर दीजिएगा, और यहाँ पर मतलब x + 1/x में यदि हम जाएंगे तो अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो प्लस के 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। कभी भी सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि x + 1/x बताइएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके पर मैंने उसी बात को आप लोगों को कई बार भी ये बात बताई कि स्क्वायर से फिर से स्क्वायर पूछा जाए तो वर्ग करने के बाद उसमें से 2 घटा दीजिएगा। 2 क्यों घटाया जाता है? क्योंकि प्लस की वैल्यू, प्लस के 2 की वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाती है, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को केवल ये बात बता रहा हूँ कि किस तरह से आप क्लासरूम में जो चीज़ें सीखते हैं पेपर में वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस समय कोचिंग्स, जो ऑफलाइन कोचिंग है वो अभी बंद है, सही है, क्योंकि सरकार के जो नियम है, सरकार की जो गाइडलाइन है वो अभी नहीं आई है, तो इसलिए आप घर पे बैठ करके आप ये चीज़ें देख सकते हो कि क्लासरूम में जो अगर क्लासें नहीं चल रही हैं तो ऑफलाइन क्लास अगर नहीं चल रही है तो ऑनलाइन में आप ये चेक कर सकते हो यूपी लेखपाल में क्या पूछा गया था और उसको जल्दी जल्दी कैसे आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर के सवाल में पूछा गया कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है जिनकी माप दे रखी है कितनी, 403 लीटर, और अगला कितने का है 403, 434 लीटर दे रखा है, और आगे देखें तो कितना दे रखा है 465 लीटर, 465 लीटर। बड़े से बड़े माप लीटर में क्या होगा जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं के मापे जा सकें। तो देखो जब ऐसा बड़े से बड़ा पूछा गया तो इसका मतलब क्या बताना हमें, में से बताना है। और में से कैलकुलेट करने का क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, 403, 434 और ये कितना लिखा हुआ है 465, सही है। ये ले से ज्ञात करने का तरीका, लेकिन में से को मैं इस तरह से बताता हूँ। बस आपने ये ढूंढना है कि भाई ये संख्याएं क्या आगे फर्दर किसी से कट रही हैं क्या। अब ऑप्शन को अगर हम टेस्ट करें तो 70 से ये 7 से संख्या कट रही है क्या, 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, 7 से तो नहीं कट रही है, सही है। उस तरीके से अगर आगे देखें तो लिखा हुआ है 51, और अगर 51 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, ये 3 से नहीं कट रही है। ऑप्शन सी और डी आपके कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर 31 भी है, तो 31 से अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये कितना हो चुका है भाई, 31 से ये संख्या कटेगी, सही है। 31 से ये संख्या अगर कट रही है बिल्कुल कटेगी, सही है। 31 से एक बार जाएगा, समझ रहे हो, 31 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा 93, और 31 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब 31 से सारी संख्या कटने वाली है। आपका आंसर कितना हो चुका है 31। आपने इस तरह से जल्दी जल्दी टेस्ट करना कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा ऑप्शन नहीं है, और इस तरह से आंसर आप जल्दी से बना सकते हो। ये पूछा गया था आपसे क्या, में से। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घर बन जाए। तो आप मुझे बताइएगा 512 को ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है, ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है जिसमें 512 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो आप मुझे बताओ, ये तो पहले से ही पूर्ण घन है और वो किसका है, 8 का है,
8 का है कि नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या चाहिए, मतलब x की जगह पर मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो अपने आप में पूर्ण घन हो। और ऑप्शन को अगर हम टेस्ट करें तो इसका मतलब 8 पूर्ण घन होती है अपने आप में, किसकी? 2 की। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी तरीके से 9 को देखें नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखें नहीं होगा, ऑप्शन डी को देखें नहीं होगा, 7 भी नहीं है पूर्ण। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे सवाल का आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर के सवाल में क्या बोला गया? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। पता नहीं वो दर कितनी है, ब्याज दर कितनी है वो नहीं पता, मतलब पैसा दे दिया गया है 2 वर्ष के लिए। यदि इसे 3% अधिक उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते, धनराशि बताइए। कहने का मतलब ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो देखो हम धनराशि मान ही लेते हैं कितना, 100 रुपये। अगर एक बात बताओ 3% अधिक अगर कोई भी ब्याज दर है, हमें नहीं मालूम, तो इसका मतलब कोई भी ब्याज दर अगर 3% अधिक पैसा इस पर आपको मिलने वाला है, तो कहने का मतलब 100 रुपये का अगर मैं 3% निकालूंगा तो कितना रुपये होगा? 3 रुपये। लेकिन 1 साल का 3 रुपये, 2 साल का कितना हो चुका है? 6 रुपये। तो इसका कितना मिलने वाला है? 106 रुपये। ब्याज दर पता नहीं कितनी थी। तो इसका मतलब पहले से हमें कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 6 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300 रुपये दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब ये कितना गुना हो चुका है? 50 गुना हो चुका है। जैसे ही 50 गुना हुआ तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? धनराशि बताइएगा, मतलब वो धनराशि बताइएगा जो बैंक में जमा की गई थी, या वो धनराशि बताइएगा जो पैसा शुरुआत में था। तो इसका मतलब 50 की मल्टीप्लाई हम किस में करने वाले हैं? 100 में। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आने वाला है? 5000 रुपये। ठीक है, आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 300 ग्राम चीनी के बिलियन में 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी 50% हो जाए? सही है। परसेंटेज का आसान सवाल और मिश्रण का भी ये सवाल है, ये है ना। किस तरह से इसको आंसर करेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? चीनी, शुगर और यहाँ पर कितना? पानी यहाँ पर बिलियन बना देते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन हम कितने कर चुके हैं क्लास के अंदर, है ना। और वही सवाल आपका लेखपाल में पूछा गया। सवाल में बोला गया कि सबसे पहले 40% क्या है? चीनी है। तो इसका मतलब 40% का मतलब ये हो चुका है कि 4 यदि चीनी थी तो 6 पानी था, तो इसका मतलब बिलियन कितना था? 10। क्लासरूम में हम काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप 4, 6 आसानी से बनाते हैं। आप चाहें तो इसको 40, इसको 60 और इसको 100 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब मान लीजिएगा कोई आपके पास एक डब्बा था, डब्बे के अंदर क्या था? चीनी 4 किलो पड़ी हुई थी, तो 6 किलो। अब बिलियन कब बनेगा? बिलियन तो भैया 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर जितना ज़्यादा उसमें आप चीज़ें मिलाते जाओगे उतना बिलियन आपका ठोस बनता जाएगा, है ना। उसी तरीके से 4 और 6 की अगर बात करें तो इसका मतलब चीनी अगर 4 थी तो इसका मतलब पानी कितना था? 6। तब जाकर के बिलियन कितना हुआ है? मतलब जो घोल तैयार हुआ है वो कितने का हुआ है? 10 का तैयार हुआ है। पेपर वाले ने बोला कि ऐसा आपने ऐसी कितनी चीनी बनाए जिससे कि 50% क्या हो जाए? चीनी हो जाए। 50% का मतलब समझ रहे हो आप लोग? 50% का मतलब कितना हो चुका है? आधा चीनी आधा पानी, आधी चीनी आधा पानी। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू कितना? 2। यहाँ पर 2 अनुपात कितना? 4 भी लिख सकते थे आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ। अब यहाँ पर आपने ये टेस्ट करना होता है क्या चीज़ मिलाई जा रही है? चीनी। क्या नहीं मिलाया जा रहा? पानी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा मेंशन है। तो इसका मतलब जो चीज़ आप मुझे बताओ, जो चीज़ मिला रहे हो आप लोग वो तो आपकी असमान रहेगी, और जो चीज़ नहीं मिला रहे वो समान रहेगी। अब यहाँ पर क्या नहीं मिलाया जा रहा? पानी। तो इसका मतलब पानी अगर पहले 6 था तो पानी आज भी तो उस डब्बे के अंदर 6 ही होगा ना, लेकिन यहाँ पर तो 1 हो गया। तो इसका मतलब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर बनाने के लिए, और सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि समीकरण को हमें बराबर करना है। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है? 6, 6, 12। इसको काट लेते हैं। अब जरा समझिएगा, जब चीनी मिलाई गई है तो इसका मतलब 4 चीनी से 6 चीनी होगी, मिलाई गई है। बात सही हो चुकी है। पहले पानी 6 था तो अभी भी 6 है, तो इसका मतलब पानी नहीं मिलाया गया। और बिलियन पहले 10 था, अब 12 हो चुका है। इसका मतलब ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन में अब हमें क्वेश्चन को मैच कराना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया 300 ग्राम चीनी के बिलियन में, हमारे पास बिलियन पहले कितना था? बोलो 10। 10 का माप दे रखा है कितना? 300। इसका मतलब ये कितने गुना है? 30 गुना है। जैसे ये 30 गुना हो चुका है तो सवाल में जो पूछा गया उसका आंसर कर देते हैं। बोला गया कि बताइएगा इसमें कितनी चीनी मिलाई गई? तो इसका मतलब चीनी 4 थी, आज चीनी 6 हो गई। तो इसका मतलब चीनी कितनी एक्स्ट्रा ऐड हुई है? 2। 2 की मल्टीप्लाई रेशो से हुई। 2 जो आया है वो रेशो से आया है, लेकिन हमें 30 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? आंसर किस में चल रहा है? ग्राम में। तो इसका मतलब कितना? 60 ग्राम।
किलो में चलता तो किलो होता, यहाँ पर 300 किलो होता, यहाँ पर 300 ग्राम था, तो इसलिए आंसर किस में आया है, ग्राम में आया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20 नंबर के क्वेश्चन में भी एक बार देखते हैं क्या सवाल में बोला गया। 20वां सवाल, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, ठीक है, कितनी बार कराए मैंने क्वेश्चन, और कितनी बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, याद होगा। ऐसे सवाल सबसे पहले वो किससे चला है, ट्रेन से, फिर किससे चला है भाई, उसने बोला है किससे चला है, कार से। उसने बोला यात्रा का चला है वो 2/11 भाग ट्रेन से, और साथ में आगे उसने बोला कि 17/22 भाग किससे चला है, कार से चला है। जबकि शेष पैदल चला है, वो शेष किससे चला है, पैदल चला है 1 किलोमीटर। कितना चला है, 1 किलोमीटर। तो याद होगा समय और दूरी में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने हमेशा क्या काम करना है, हमेशा ये काम करना है कि 2/11 और 17/22 का एक ऐसी संख्या ढूंढ लेनी है जो दोनों से कट जाए। तो वो कितनी मान लेते हैं, 22 किलोमीटर। हमेशा हर से आपने कटने वाली संख्या ढूंढनी है। अब देखो 22 से 22 भी कट जाएगा, 11 से 11 भी कट जाएगा। आप 44 भी मान सकते थे, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन, सही है। तो इसका मतलब अगर एक बात बताओ, 22 किलोमीटर में मेरे द्वारा मानी गई दूरी है, अगर मैं 2/11 भाग चल रहा हूँ ट्रेन से, अगर मैं 22 का 2/11 कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आने वाला है, ये हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर। तो आप तुरंत यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 किलोमीटर चला वो। इस 22 में से 4 किलोमीटर चल गया किससे, ट्रेन से। कार की अगर बात करें तो 22 की मल्टीप्लाई यदि हम 17/22 से करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आप तुरंत कह सकते हैं कार से कितना चला है वो, 17 किलोमीटर। अब हमें लेकर आना है कि भाई शेष वो कितना रहे, शेष कितना बच चुका है। अब 22 किलोमीटर अगर हमने पूरा सफ़र मान लिया था तो 17 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर टोटल कितना चल चुका वो ट्रेन से और कार से, 21 किलोमीटर। तो हमारे हिसाब से अब जो शेष दूरी बच चुकी है वो कितनी बच चुकी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमारे हिसाब से वो कैसे चला है, पैदल। अब देखो पैदल क्वेश्चन में भी 1 किलोमीटर ही चल रहा था, हमारे हिसाब से भी 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब 1 गुने का रिलेशन। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हमने मानी बिल्कुल ठीक मानी है, और अगर हमने ठीक मानी है तो इसका मतलब दूरी भी कितनी हो चुकी है, कुल यात्रा उसकी कितनी है, जो उसने कुल सफ़र तय किया था वो कितने का तय किया था, 22 किलोमीटर का। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हो रही है तब आप टाइम एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा जो प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं। ये यूपी लेखपाल के जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो केवल इसी वजह से करा रहा हूँ जिससे कि आपको सारी बात क्लियर हो जाए कि वही सब चीज़ें आती हैं जो पहले से आप लोगों के पास मौजूद हैं, सही है। पहले से वो चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको एक बार देखिए, प्रैक्टिस बनाइएगा। अब कोई आपसे मार्केट में कहने लग जाए कि मैं नई नई चीज़ें कराऊंगा, नया लेवल बढ़ा के आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, तो ये बातें केवल आप लोगों को गुमराह करने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल एक सही इरादे से अगर बैठे हैं कि मुझे इस बार मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो जितनी भी वीडियो आप लोगों के चैनल पर हैं, ये आप ही का चैनल है, मेरा नहीं है, आपके चैनल पर जो वीडियो है बस एक बार देखिए तो सही, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, सही है। टाइम एंड डिस्टेंस का वही सवाल देखो आ रहा है पेपर में लेखपाल के अंदर। अब ये 2015 में पूछा गया था, आप ये मत सोचना कि 2020 में नहीं पूछा जाएगा, वैल्यू बदल सकता है पेपर वाला, बस इतना कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, 3 लोग हैं हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग मिला, B को 1/4 भाग मिला और C को 5,000 रुपये मिले, तब A का लाभ बताइएगा कितना होगा। तो कहने का मतलब 3 हिस्सेदार हैं, तो सबसे पहले तीनों हिस्सेदारों के नाम को लिख लेते हैं जैसा उसने बोला। उसने बोला कि A को मिला है 1/3 भाग, सही है, लाभ का। तो इसका मतलब एक काम कर लेते हैं, कुल लाभ जो है हम ऐसा मान लेते हैं, अगर 1/3 मिला है किसको, A को, तो B को कितना मिला है 1/4, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। समझते रहे ना इस बात को। तो इसका मतलब कुल लाभ हम 12 नहीं मान लें, अभी कराया मैंने क्वेश्चन फ्रैक्शन का समय दूरी का। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप 12 की जगह 24 भी मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, 36 मान सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से ये चेक कर पाएँ कि भाई A को अगर 1/3 भाग कैलकुलेट करेंगे लाभ का, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा 12 का, 4 रुपये इसको मिले होंगे, सही है। 1/4 भाग कैलकुलेट करेंगे कुल लाभ का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 रुपये किसको मिले होंगे, B को। 4 और 3 टोटल कितना हो चुका है, 7। तो इसका मतलब 7 अगर हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 रुपये किसको मिले होंगे, C को मिले होंगे। कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं। सबसे पहले उसने क्या बात बोली गई थी, A को मिला लाभ का कितना, 1/3 भाग, तो हमने 1/3 भाग कैलकुलेट किया इसका, तो कितना हो चुका है, 4। उसी तरीके से B ने बोला था कि मुझे जो लाभ का मिल रहा है वो 1/4 मिल रहा है, तो इसका मतलब 12 का अगर मैं 1/4 कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3 रुपये इसको मिलने वाले हैं। अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो
आप समझ ही रहे होंगे कि 4 रुपये इसको मिले लाभ के, 3 रुपये इसको मिले, कुल लाभ कितना था 12। तो इसका मतलब अभी तो केवल हमें 7 ही रुपये मिले, जबकि बाकी जो बचा हुआ अंश है, लाभ का जो अंश है वो किसको मिलेगा, सी को। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमने 3 लिखा वो क्या लिख लिया, गलत लिख लिया। क्यों? क्योंकि 4 रुपये इसको मिले, 3 रुपये इसको मिले, लाभ तो टोटल 12 का था। तो इसका मतलब 4 दिन कितना हो चुका है, 7। तो इसका मतलब सी को कितना मिला होगा, 5 रुपये। ये हमारे हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से। अब पेपर में बोला गया कि सी को जो पैसा मिला है वो 5,000 रुपये मिला है। मेरे हिसाब से 5 रुपये मिल रहा था, लेकिन पेपर वाले ने बोला 5,000 रुपये। इसका मतलब ये 1,000 गुने का रिलेशन है। और अगर 1,000 गुने का रिलेशन हो चुका है तो पेपर वाले ने पूछा बताइएगा ए को कितना मिलेगा। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई 1,000 से करोगे तो आंसर कितना हो चुका है, 4,000। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर हल्की सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। बस एक एक बात को आप समझते जाइएगा, सारी बातें आपको शायद क्लियर हो रही होंगी। अगले सवाल पर बढ़ें। 22वें सवाल को रीड करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या बोला गया। 22 में बोला गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चनों को जल्दी से कैसे किया जाता है पेपर में। मान लीजिएगा ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही है भाई, 1265। ये 4 दोस्तों आपके आएंगे पेपर में। अब जल्दी से करने वाली बात है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करना है। कहने का मतलब पेपर वाला ये कहना चाह रहा है कि आप इन चारों में से कोई ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे और कटने के बाद शेषफल 1 दे। तो इसका मतलब हमें जल्दी से अगर इस बात को चेक करना है तो आपको याद होगा यहाँ पर जितने भी गुणक हमने अभी तक सीखे हैं ना नंबर सिस्टम में, जैसे मैंने 3 का गुणक, 9 का गुणक, आप उन गुणकों का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा या भाग करके देखिएगा, जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दिया, 3। आप मुझे बताओ पहली संख्या क्या 3 से कट रही है क्या? ये 6 कट गया, ये भी पूरी कट गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचने वाला। इसका मतलब पहला तो आंसर गलत हो चुका है। 1 नंबर से गलत हो गया तो फिर सबसे गलत होगा। आप इस बात को समझे। अगर 1 से वो सही चल रहा है तो इसका मतलब वो सही रहेगा, फिर दूसरे से टेस्ट करो। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 6 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ये 2 और 1 कितना हो चुका है, 3। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना वो 3 से पूरी पूरी इधर इधर कट चुकी है। तो इसका मतलब शेषफल कितना बच गया, ये सही है ऑप्शन। अभी रुकेंगे नहीं हम लोग, इसको भी चेक करेंगे भाई, हो सकता है कि अगली बात हमारी गलत हो जाए। यहाँ पर देखा तो कितना है लिखा हुआ है, 9 और 5 और 1 कितना हो चुका है, 6। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया था, 1। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। शेषफल मुझे कितना चाहिए, शेष 1 चाहिए। यहाँ पर देखें तो इसका मतलब 6, 2, 3 कितना हो चुका है, 2 और 1 कितना हो चुका है, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 5 बच रहा है। आप मुझे बताओ आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को इस तरह से आप आंसर जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने क्या करना पड़ेगा, फिर 4 अंकों की संख्या माननी पड़ेगी, सही है, सबसे छोटी संख्या माननी पड़ेगी, सब फिर आपने पूरा भाग करना पड़ेगा, सही है। अगर ऐसा ना होता तो मैं 3 की बजाय अब 4 को चेक करता, 9 को चेक करता, 7 को चेक करता, जल्दी हो जाता, सही है। वो वीडियो पहले से मौजूद हैं चैनल पर, आप उनको एक बार जाकर तो देखो, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, सही है, कि मैं ऐसा जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। और अगर फंस जाते हैं उन क्वेश्चनों में तो फिर उनके तरीके क्या होते हैं वो भी आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सही है। टॉपिक में अगले सवाल की ओर बढ़े। सवाल में लिखा हुआ है प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उनके बीच में एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत घोषित कर दिए गए, अमान्य घोषित कर दिए गए। मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि 10% वोट वहाँ के अमान्य हैं, अघोषित कर दिए गए, मतलब अमान्य घोषित करार कर दिया गया उनको। आगे क्या बोला गया, इसका मतलब जरा समझते जाएं भाई। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कुल मत यदि उस गाँव के अंदर 100 थे तो 10 को तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोल दिया, 10% का मतलब क्या हो गया, 10 मतों को ये कह दिया है कि ये अमान्य है। तो इसका मतलब शेष कितने बच गए, 90 बच गए। इन्हीं पर चुनाव होना है, इन्हीं पर ये चेक किया जाएगा कि किसको कितना मिला है। अब आगे उसने बोला कि पहले जो प्रत्याशी को मिले हैं वो 62% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, दूसरे को कितने मिले होंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करने लग जाते हैं, माइनस मत करो। इसका 62% मिला है, 90 का 62% मिला है, तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिले होंगे, 38%, सही है। यहां पर जो विजेता उम्मीदवार है वो कौन सा है, जिसको ज्यादा मिला, और ज्यादा किसको मिल रहा है, 62% वाले को, यही विजय होगा। अब उसने बोला कि यहां पर जो आगे उसने बोला 21,600 मतों से विजयी हुआ, कौन, जिसको ज्यादा वोट मिले। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से परसेंटेज से वो कितने में विजय हो रहा है। तो यहां से अगर देखें तो इसका मतलब 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। हमारे हिसाब से 24% से जीत रहा है वो। लेकिन पेपर वाले ने बोला आपके हिसाब से चलो ठीक है वो 24% से जीत रहा है, लेकिन आप वोटों को लीजिए ना, वोट कितने हैं,
बोट हैं कितने? 21,600। और ध्यान से समझें, अगर 24% का मान अगर 21,600 है, यहाँ से पेपर वाला देखो कई सवाल पूछता है। कई बार सवाल में ये पूछा गया कि बताना विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कई बार ये पूछता है कि लूजर को कितने मिले, जो आपका जो हार गया उस मतदान में जो हार गया उसको कितने मिले। और यहाँ पर तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कुल मत कितने थे। ये भी पूछा जा सकता है कुल वैध मत कितने थे। तो सारे क्वेश्चनों का जवाब आपके पास होने चाहिए। तो हम उस जवाब की ओर बढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया। यदि मैं 100% का मान कैलकुलेट करूंगा ना भाई, यहाँ से सही है, 100% का मान अगर कैलकुलेट करूंगा तो देख लेते हैं ये कितनी बार जाएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो चुका है? 21। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये कितनी बार जाएगा। 100% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 900 × 100। तो ये कितना हो जाने वाला है? 90,000। और ये 90,000 पता क्या है? ये 90,000 कुल क्या है? वैध मत है। तो इसका मतलब ये 90,000 इधर हो चुका है। और अगर ये 90,000 हो चुका है तो जबकि आप लोगों को मालूम है कि अगर मैंने क्वेश्चन के आंसर में 90,000 दे दिया होता लेखपाल के अंदर तो सवाल हो जाता गलत, वो 1 मार्क्स मेरा पेपर वाला काट लेता। उसने बोला था कुल मत बताइएगा, और ये ऑप्शन में जरूर होता है, ध्यान रखना इस बात का। और कुल मत अगर हमें बताना है तो इसका मतलब ये जो 90,000 है ना भाई, ये 90,000 केवल 90 का मान है। तो आपने 100 का मान निकालना, तो उसका मतलब वैध मत कितने हो गए? सॉरी, कुल मत कितने हो गए? 1 लाख। ये आपके सवाल का आंसर हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। ऐसे सवाल परसेंटेज में हम काफ़ी करते हैं क्लासरूम के अंदर, और यहाँ पर भी जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तब आप लोगों को सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। अभी परसेंटेज शायद यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लीजिएगा। देखो आ गया बंदर वाला सवाल, और बंदर की उछल कूद तो हमने कितनी बार की है, कई सारे सवाल किए इस पर। देखो क्या पूछा गया। एक बंदर 12 मीटर लंबे खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। सबसे पहले खंबा बना लेते हैं, सही है। इस खंबे पर चढ़ने का वो प्रयास कर रहा है एक बंदर, इस तरीके से इस खंबे पर जाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये कितना मीटर का है? 12 मीटर का है। कितने मीटर का है? 12 मीटर का है। बंदर 1 मिनट में जो जाता है, क्वेश्चन में मेंशन है 1 मिनट में कितना जाता है? 1 मीटर ऊपर जाता है। और अगले मिनट में क्या कर देता है बंदर? आधा मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब 0.5 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ये फिसल जाता है। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस क्या कर रहा है बंदर? पहले ऊपर गया, फिर आधा खिसक गया, फिर ऊपर गया, फिर आधा खिसक गया, आधा मीटर खिसक गया। और इस तरह से उसने कहाँ पर जाना है? 12 मीटर ऊंचे खंबे पर जाना है, और इसको यहाँ पर पहुँचाना है आपने। और अगर यहाँ पर पहुँचाना है तो पेपर वाला पूछ रहा है कि 12 मीटर खंबे को किस तरह से चढ़ाओगे, कितने समय में चढ़ाओगे, आंसर बताओ आप। तो जब ऐसा सवाल आता है तो मैंने आप लोगों को हमेशा से ये प्लेलिस्ट में भी वीडियो है पहले से, आप इस बात को देखें। देखो कितने सारे क्वेश्चन हम ऐसे बना चुके हैं कि जो वीडियो पहले से हमारे चैनल पर मौजूद हैं, 122 वीडियो, उससे कितने सवाल पेपर में पूछे गए। बात तो यही है ना। अब आप ये कहने लग जाओ कि कुछ नहीं है वीडियो के अंदर, अब है तो सब कुछ, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो बंदर की पहली वाली छलांग है ना उसको कम कर लेते हैं। 1 मीटर की छलांग, उसकी जो बंदर की कैपेसिटी है ना भाई वो 1 मीटर की है। अगर आप उसको 1 मीटर से ज़्यादा अगर चढ़वाओगे तो बंदर क्या होगा? मना करेगा कि मैं नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी वैसी है। भाई मेरा जो छलांग है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं 5 मीटर की छलांग लगा लेता हूँ, तो मुझसे कोई 6 की कहेगा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे मेरी कैपेसिटी अगर 5 मीटर की छलांग लगाने की, तो मुझसे कोई कहेगा 4 मीटर की छलांग लगाओ तो मैं तुरंत लगा दूंगा। तो वही बंदर वाला हिसाब है। तो यहाँ पर 1 मीटर कम इसलिए किया जा रहा है। मान लीजिएगा खिसकते चढ़ते उतरते अगर बंदर यहाँ पर पहुँच गया, लास्ट मोमेंट पर क्या होगा? एक ही छलांग लगाएगा बंदर, लास्ट वाले मोमेंट पे नीचे नहीं फिसलेगा, सीधा टॉप पर जाकर के बैठ जाएगा। इसलिए सबसे पहली बार हम क्या कर देते हैं, उसमें से जो पहली छलांग होती है बंदर की वो कम करते हैं। तो कम करने के बाद बताओ कितना हो गया? 11 मीटर, क्योंकि 12 मीटर छलांग टोटल जाना था, 1 मीटर हमने कम कर दिया, तो कितना? 11 मीटर। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर जाता है कितना? 0.5, जबकि मुझे कितना चलवाना है उसको? 11 मीटर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ जाने वाला कितना? 11। इस तरह से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 गुने का रिलेशन बना, तो 22 का डबल कितना हो चुका है? 44। बंदर को 44 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बंदर कहाँ पर जाकर के बैठ चुका है? इस जगह पर। अब बताओ अगली छलांग लगाएगा, और अगली छलांग लगाएगा कितने मिनट की? 1 मिनट की। बंदर कहाँ पर पहुँच जाएगा? खंबे पर।
तो 44 मिनट में आप 1 मिनट और ऐड करेंगे और 1 मिनट और ऐड करके आंसर कितना हो जाएगा 45 मिनट। बंदर 45 मिनट में टॉप पर जाकर के बैठ जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन 44 भी था लेकिन 44 आंसर मत कर देना, ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर है। आपने देख लिया कि किस तरह से लेखपाल के अंदर सवाल पूछे गए थे। आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। मैंने उन सवालों को लिया जो थोड़े से डिफरेंट थे और जितना भी हमने सिलेबस अभी तक पूरा किया उस सिलेबस से लेखपाल के अंदर देखो कितने सवाल पूछे गए। सही है, माध्य से भी क्वेश्चन आया, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया, समय कार्य से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। और समय कार्य से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने 15 दिन में समय कार्य पढ़ा था, समय कार्य नहीं आया। नंबर सिस्टम के देखो सवाल आए, औसत के सवाल आए। तो ऐसी ऐसी बातों को आपने समझना है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ चुके हो वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आ रही हैं और वीडियो जो चैनल पर मौजूद है वो कितनी आप लोगों को बेनिफिट पहुँचाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप इसी को भी ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको आंसर जल्दी से करेंगे। गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम गेहूं और यहाँ पर लिखेंगे जौ। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं मिश्रण। ऐसा क्यों मिश्रण क्यों लिखा हमने भाई? क्योंकि गेहूं और जौ को आगे जाके मिलाया जाएगा। एक क्या बनाया जा रहा है, मिश्रण बनाया जा रहा है। गेहूं और जौ के मिश्रण में, और बोली भी गई ये बात, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं, मतलब कोई भी एक क्या है, कोई भी एक बड़ा कनस्तर है, कनस्तर के अंदर क्या है 80% गेहूं है, 80% गेहूं है। तो जो कितनी रह गई 20%। 100% हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब 8, 2, 10 याद होगा। अभी ये क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को, सही है। उसी तरीके का क्वेश्चन है जो शुगर वाला क्वेश्चन आया था, चीनी वाला क्वेश्चन आया था। आगे चल लेते हैं। अगर आप इसको 80 मानोगे, इसको 20 मानना पड़ जाएगा, फिर इसको 100 मानना पड़ जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आगे क्वेश्चन में बोला गया उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए। क्या मिलाई जा रही है? गेहूं की मात्रा। क्या नहीं मिलाई जा रही? जो। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब कोई चीज मिलाई जाती है तो वह असमान रहती है। जब कोई चीज मिलाई जाती है तो वो असमान रहती है, जबकि जो चीज नहीं मिलाई जाती वो हमेशा समान रहती है। बस ये 2 बातें हैं जो आपने इस तरह के क्वेश्चन में समझनी है। अब उसने बोला कि भाई ऐसा 12 क्विंटल गेहूं में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाएं हम कि गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। 85%। तो इसको आगे सोल्व कर लें। 85 गुणा कितना 1/100, ये 17 हो चुका है। ये कितना हो चुका है 20। किससे काटा हमने? 5 से। 5 से 1 बार 7 बार, 17 पंजे 85 और 20 पंजे कितना हो चुका है 100। तो इसका मतलब मिश्रण अगर 20 का था, मिश्रण अगर 20 का था तो गेहूं कितना हो चुका है 17। 17 में ऐसा क्या जोड़ें कि 20 बन जाए? 3। पूरे क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर दूं, देखिएगा। 8 किलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 8 किलो गेहूं था तो जो कितनी है 2 किलो। तो इसका मतलब मिश्रण कितना का हो गया? कनस्तर में कितना है कुल मिश्रण? 10। गेहूं आज कितना हो चुका है? 17। जो कितनी है? 3 किलो। तो इसका मतलब मिश्रण कितना हो चुका है? 20। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है कि अभी तक ठीक है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलाया गया? गेहूं मिलाया गया। मान लीजिएगा कोई आपके पास कनस्तर था और उसमें अब नेक्स्ट टाइम पहले जो थी वो 2 थी, तो जो तो 2 ही रहेगी ना भाई, क्योंकि इसमें गेहूं को बढ़ाया जा रहा है, जो को नहीं बढ़ाया जा रहा उसी कनस्तर के अंदर। तो कहने का मतलब जो बराबर रहेगी, और जो अगर बराबर रहेगी तो इसका मतलब जो अगर पहले 2 थी तो आज भी तो 2 होनी चाहिए थी, या फिर बाद में अगर 3 हुई तो पहले भी 3 होनी चाहिए थी। तो इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे होगा? एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो कितना रहने वाला? 6 या 60 भी मान सकते हो। 3 बार, ये कितनी बार? 2 बार। तो अब देखो नई स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मैं लिख देता हूँ। ये जो 3 है ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे हम लोग समीकरण को बैलेंस करने के लिए, और जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई हम नीचे करने वाले हैं। सही है। वरना फिर x भी मान सकते हो यहाँ पर 8x 2x बराबर 10x। उस तरह से भी क्वेश्चन आपके बुक्स में देख सकते हो किस तरह से आंसर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 24। पहले गेहूँ 24 था, जो थी कितनी? 6, 3, 30। देखो ऑटोमेटिकली 26 और 6 30 हो जाएगा। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34। और 3 का डबल कितना हो चुका है? 6। और ये कितना हो चुका है? 40। अब समझो, गेहूं पहले 24 था, आज गेहूं कितना हो चुका है? 34। मिलाने के बाद गेहूं में कुछ मिलाया, गेहूं ही मिलाया गया। और जो पहले 6 थी, जब जो मिलाई नहीं गई तो जो 6 हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन अब ठीक हो गया। पहले मिश्रण कितना था? 30 था, आज मिश्रण कितना हो गया? 40। क्यों हो गया मिश्रण इतना ज़्यादा? क्योंकि इसमें गेहूं मिलाया गया। अब सवाल में जो भी क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम मैच करा देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था 12 क्विंटल गेहूं में, तो इसका मतलब हमारे पास जो पहले गेहूं था वो 30 था, 30 क्विंटल था, लेकिन 30 का मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, 12 क्विंटल।
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 का मान कितना हो जाएगा भाई 12/30, जबकि मुझे मान किसका कैलकुलेट करना है, पेपर वाले ने पूछा कि बताइए कितना मिलाया गया, 24 से गेहूँ 24 से 34 हो गया, तो बताइए कितना मिलाया गया, 10 मिलाया गया, तो 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो कितना हो चुका है, 3 से यहाँ से जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब आप कह देना 4 क्विंटल। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सही है। 2015 के मैंने सवालों को इसीलिए लिया जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि अभी तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई है, सही है, जैसे टाइम एंड वर्क देखो हमने 100 सवाल पढ़े, 100 से भी ज़्यादा सवाल हमने पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन ही नहीं आया। हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नहीं है, सवाल किसका आया, भट्टे का आया। तो ये चीज़ होती है। बस आप ये चीज़ चेक करें कि जो टॉपिक आप यहाँ पर चैनल पर मौजूद हैं पहले से, आप उनको एक बार देखिए तो सही, एक बार समझिए तो सही क्या है क्वेश्चन और किस तरह से हम उनको आंसर जल्दी जल्दी करते हैं। सारी बातें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। जिन लोगों का अभी लेखपाल का एग्ज़ाम है कि वो टेस्ट कर लें अपने आप को कि लेखपाल के 2015 के कैसे कैसे सवाल आए थे और अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसमें किस तरह के सवाल रहने हैं। सवाल इसी टाइप के रहेंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि समय दूरी के सवालों में भी हमने किस किस लेवल के सवाल बनाए, उससे बाहर नहीं आएगा। सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।